Question number 11. The Habsburg Empire was a patchwork of many different regions and peoples. Elucidate this statement. बेटा हैब्सबर्ग का जो साम्राज्य था उन्होंने कई अन्य अन्य इलाकों पे और अन्य लोगों पे राज किया। हमें ना इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, आप नक्शे में देख सकते हो हैब्सबर्ग साम्राज्य। यहाँ पर आपको जितने भी इलाके मेंशन कर रखे हैं इन सभी जगह पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया और हंगेरी हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगेरी जैसे इलाकों पे हैब्सबर्ग साम्राज्य ने अपना कब्जा कर रखा था। ठीक है बच्चे, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी एल्पाइन इलाके थे, अब एल्पाइन इलाके कौन से होते हैं इस नक्शे में, जितने भी एल्पाइन जैसे कि पहाड़ी इलाके जहाँ पर पहाड़ होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया में पहाड़ थे और बोहेमिया, इन सभी जगहों पर कब्जा था। ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बोहेमिया, ये सब ना एल्पाइन इलाके थे। इन सभी जगह पर कंट्रोल था किसका? आपके हैब्सबर्ग साम्राज्य का था। और यहाँ पर जो यहाँ के शाही घराने के लोग थे ना, ये आपका ऑस्ट्रिया, हंगेरी और बोहेमिया, इन सभी इलाके के जो शाही घराने के ऑटोक्रेट्स थे, माने शाही घराने के लोग, ये लोग वहाँ पर जर्मनी भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो बच्चे बड़ी ध्यान देना कि हैब्सबर्ग साम्राज्य ने जिन इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया, वहाँ के लोग, वहाँ का शाही घराना, जो शाही घराना है वो आपका जर्मनी भाषा बोला करता था, मतलब जर्मनी बोलने वाले को हैब्सबर्ग साम्राज्य ने अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा बच्चे जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है उन्होंने लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इलाकों को भी अपने कंट्रोल में लिया। और यहाँ के जो शाही घराने के लोग थे वो लोग बोलते थे बच्चों इटली भाषा को, मतलब इटली बोलने वालों को भी अपने कंट्रोल में लिया। देखते रहो, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों पे कब्जा करता है हैब्सबर्ग साम्राज्य और सबको अपनी हुकूमत पे अंडर करता है। बच्चे अब बात करता हूँ हंगेरी की। मैंने आपको बताया था हंगेरी के अंदर हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी। तो हंगेरी के अंदर क्या था बच्चे? आधे हंगेरी के जो लोग थे वो मगहार जैसी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। मगहार भी एक भाषा होती है बच्चे, मगहार भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। और आधा जो हंगेरी होता था वो डायलेक्ट भाषा का इस्तेमाल करता था। डायलेक्ट भाषा किसे कहते हैं बेटा? प्राचीन काल की पुरानी भाषाओं को डायलेक्ट भाषा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हंगेरी पे भी किसका कब्जा था? हैब्सबर्ग साम्राज्य का। यहाँ के जो लोग हैं, आधे लोग मगहार भाषा को बोलते हैं और आधे लोग डायलेक्ट भाषा, माने कि प्राचीन काल की भाषा। ठीक है बच्चे, इसके अलावा गैलिशिया, गैलिशिया को भी हैब्सबर्ग साम्राज्य ने अपने अंडर में लिया। बहुत सारे इलाकों को कंट्रोल किया था गैलिशिया, आप नक्शे में देख सकते हो गैलिशिया, गैलिशिया को भी अपने कंट्रोल में लिया। और बच्चे यहाँ का जो शाही घराना था वो बोलता था आपका पॉलिश भाषा। तो देखो, जर्मनी बोलने वालों को अपने कंट्रोल में लिया, इटली बोलने वालों को अपने कंट्रोल में लिया। आप देखना, आपने देखा था अभी से बच्चे, मगहार और डायलेक्ट भाषा बोलने वालों को अपने कब्जे में लिया। गैलिशिया में बोलते थे लोग पॉलिश भाषा, उन्हें भी अपने कंट्रोल में लिया। तो आप अभी तक जान चुके होंगे हैब्सबर्ग साम्राज्य किस तरह अलग अलग लोगों को, अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहा था। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य में यहाँ की इसकी जो सीमाएं थी उसमें और भी काफ़ी सारे लोग रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ में, यहाँ पर देखो ऊपर नॉर्थ है, ऊपर की साइड को नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ में आपको बोहेमिया दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ में आपको दिखेगा बोहेमिया। बेटा बोहेमिया पे तो हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी और यहाँ पर रहा करते थे आपके कुछ मजदूरों का झुंड, मजदूरों का ग्रुप, जो होते हैं ना, पीसेंट्स का ग्रुप होता है मजदूर, तो ये लोग यहाँ रहा करते थे। नीचे अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में क्रोशिया हो गया आपका, अगर मैं ईस्ट में बात करूँ तो ट्रांसल्वानिया हो गया। इन सभी इलाकों पे जो थे वो मजदूर लोग रहा करते थे और यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी। ये भी बता रखा है कि इसके साम्राज्य में लोग कैसी कैसी भाषा को बोलते हैं और साथ ही साथ इसके साम्राज्य के अंदर लोग कौन से रहते हैं। यहाँ पर बोहेमिया में भी आपको बता रखा है कि आपका यही, मतलब जो मजदूर थे इन सब का ग्रुप रहता था। नीचे साउथ की तरफ अगर हम बात करें आपका क्रोशिया यहाँ पर भी, और ईस्ट की तरफ इस वाले इलाके ट्रांसल्वानिया में भी सारे मजदूर लोग रहा करते थे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। बच्चे जो जितने भी आपको टर्म दे रखे ना, ब्रोकन चेन, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, स्वॉर्ड, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये सारी की सारी चीज़ों के डायग्राम और इनके चित्र देखकर आपको इनके मतलब बताने हैं, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं आपको टूटी हुई जंजीरें बताऊंगा। टूटी हुई जंजीरें जो है वो आज़ादी का सिंबल थी। इसके बाद ये ओक की पत्तियों का ताज, ओक की पत्तियों का ताज जो था वो बहादुरी का प्रतीक था, साहस का था, हीरोइज्म का प्रतीक था, मतलब कि साहस, आपके अंदर की बहादुरी को दर्शाता था।
आप देख सकते हो ये तलवार जो स्वॉर्ड आपको दिख रही है, ये आपका वीरता और युद्ध के लिए, मतलब ये इस चीज का सिंबल था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आप देखोगे तलवार के ऊपर ये जो ओलिव की ब्रांच, आप ध्यान से देखना, ये तलवार है और ये ओलिव की ब्रांच जा रही है जो ऐसे ऐसे तलवार के ऊपर ऐसे लपेटी हुई है ना। ये जो ब्रांच हमारी ओलिव की ब्रांच जो है वो तलवार के ऊपर लपेटी हुई है, ये इस बात का सिंबल है कि हम युद्ध के लिए तो तैयार है, मगर सबसे पहले हम शांति चाहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम में एक नए सूरज की, एक उगते हुए सूरज की किरणें आप देख सकते हो ना, एक राइजिंग सन जो है उसकी जो रेज दिख रही है। तो बच्चे उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं ये इस बात का संकेत थी कि एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। जिस तरीके से एक नया सूरज एक नया दिन लेकर आता है, एक नई किरणें एक नई दिन को, एक नई उमंग को लेकर आती हैं, उसी तरह इस तस्वीर में नया सूरज और उसकी किरणें दिखा रही है कि एक नया दौर आएगा। ये इन सभी राज्यों की जो राज्यों की हुकूमत है वो जाएगी और लोगों का काल आएगा। ठीक है, लोगों की मतलब जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र, जनता की चलेगी, एक नया दौर आएगा। तो इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसकी पूरी प्रक्रिया बतानी है, कैसे पूरा जर्मनी एक हो गया, वहाँ के सारे लोग जो बटे हुए थे वो एक हुए। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अगर मैं आपको पढ़ाऊं जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में, तो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुई थी वो कैसे हुई थी बच्चे, चारों तरफ नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार वाली जो भावना थी उसे फैलाया गया जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ना नेशनलिज्म बढ़ रहा था, जर्मनी में रहने वाले लोग जो देश को प्यार करने लगे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई है ना। तो ये फीलिंग सबसे ज़्यादा आई थी बच्चे आपके मिडिल क्लास के लोगों में। जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनके अंदर देशभक्ति की भावना यही, और उन्हें ऐसा लगा कि यार हमें ना जर्मनी को एक करना चाहिए, सारे जितने भी जर्मनी में बटे हुए लोग वो सारे आपस में एक हो जाए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज़्यादा समाज में आई थी मिडिल क्लास लोगों में जर्मनी के। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने 1848 में, ध्यान से सुनना, इन्होंने 1848 में क्या किया, जो जर्मन कन्फेडरेशन था, मतलब जर्मन कन्फेडरेशन क्या होता है बच्चा, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ना थोड़ा सा कहानी पीछे लेकर जाके एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। आप सबको पता होगा कि कांग्रेस ऑफ वियना, ये एक मीटिंग थी, मैंने आपको बताया था कि जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तो 1815 में एक जगह पर मीटिंग हुई थी वियना में, जिसे अब कांग्रेस ऑफ वियना भी कहते हैं। और उस मीटिंग में सारे देश जिन्होंने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, उन्होंने बैठकर मीटिंग करी, और मीटिंग में उन्होंने हर चीज़ को ना सेटल किया कि यार यहाँ पर कब्जा कर लिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने और सब कुछ अजीब सा बना दिया था। तो सब जगह पर बुरा, मतलब जो चीज़ें ना नेपोलियन बोनापार्ट ने बिगाड़ दी थी उसे ठीक करी उस मीटिंग में। और वहीं पर जर्मनी की बात भी आई, और वहाँ पर सारी मीटिंग में ये कांग्रेस ऑफ वियना की जो मीटिंग हुई थी वियना पे, तो वियना ऑस्ट्रिया देश के अंदर आता है, उसकी राजधानी की तरह। तो बच्चे यहाँ पर वियना में जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें जर्मनी को 39 इलाकों में बांटा गया था। मतलब जर्मनी था पूरा का पूरा, उसे 39 अलग अलग इलाकों में बांट दिया, जिसे बोलते हैं जर्मनी कन्फेडरेशन। तो भाई जर्मनी पूरा बटा हुआ था 39 इलाकों में। अब क्या हुआ, अब दोबारा से अपनी जर्मनी पे आती है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, देशभक्ति जाग रही थी, इन लोगों ने 1848 में ये सारे के सारे जर्मन कन्फेडरेशन, ये जो अलग अलग इलाके हैं ना जर्मनी जिसमें बटा हुआ है, इन सभी लोगों को एक कर इन्होंने बना दिया जर्मनी पार्लियामेंट। भाई देखो, ये मिडिल क्लास लोगों के अंदर देशभक्ति थी, इन्होंने सभी लोगों को मिलाया, कहा कि यार हम इस तरीके से जर्मन कन्फेडरेशन में हमें बांट रखा है, मतलब हमारे टुकड़े टुकड़े कर रखे, 39 इलाकों में हमें बांट रखा है, हम क्यों ना एक होकर अपने एक पार्लियामेंट बनाते हैं। तो मिडिल क्लास वाले लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट बना दिया। अब भैया जर्मनी में बन गई पार्लियामेंट। ये खबर और ये बात जर्मनी की जो राजा महाराजा थे, मोनार्कीज, इन्हें पसंद नहीं आई। मोनार्की ने कहा यार अगर पार्लियामेंट बन जाएगी तो अपना तो दबदबा ही खत्म हो जाएगा भाई, हैं। तो मोनार्की को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि मोनार्की जानते थे पार्लियामेंट बनने के बाद राजा महाराजाओं का महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस, उनका डर सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जर्मनी की जो मोनार्की थी, उन्होंने क्या करा, कुछ ताकतों के साथ मिलकर कंबाइंड फोर्स, मतलब ये अकेले नहीं थे, जर्मनी की मोनार्की हो गई, वहाँ की उनकी मिलिट्री सेना हो गई, और ये बड़े बड़े लैंड ऑनर, जमींदार, इन्हें हम ना जंकर ऑफ प्रशिया भी बोलते हैं, इन्हें जंकर ऑफ प्रशिया भी बोला जाता है।
ठीक है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को, ठीक है। अब इन सब लोगों ने मिलकर क्या करा, ये जो मोनार्की है, इनकी जो मिलिट्री है, और साथ ही साथ बच्चे आप देख सकते हो बड़े बड़े लैंड ओनर, इन सभी ने मिलकर जर्मनी के मिडिल क्लास लोगों को रोका। भैया ये जो तुम पार्लियामेंट बना रहे हो गलत है, ना 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 ये बिल्कुल नहीं बनेगी। इन्हें रोकने की कोशिश करी, ठीक है। तो भैया अब रोकने की कोशिश करी, ये चीज देखी प्रशिया ने। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो प्रशिया ने ये सब चीजों को देखा कि यार एक तरफ मिडिल क्लास के लोग हैं, देखो ध्यान से, एक तरफ बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो जर्मनी को पूरा एक करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, मोनार्की है, राजा महाराजा हैं, और उनकी मिलिट्री है, और ये बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये सब रोक रहे हैं भाई इनको, मिडिल क्लास वाले लोगों को, कह रहे हैं भाई नहीं तुम लोग नहीं कर सकते, मतलब ये एक मत करो, है ना, यूनिफिकेशन मत करो। तो ये चीज गलत थी, तो प्रशिया बीच में आ गया। तो प्रशिया ने कहा भैया अब इस आंदोलन की बागडोर हम संभालेंगे। प्रशिया ने देखा एक तरफ बेचारे मिडिल क्लास लोग बेचारे अकेले, है ना, अकेले ही हैं, और दूसरी तरफ यार ये राजा महाराजा, इनके सैनिक हो गए और लैंड ओनर्स हो गए, ये सब मिलकर इन्हें रोक रहे हैं, तो अन्याय हो गया। तो प्रशिया बीच में आ गया। प्रशिया ने कहा कि भैया हम लेंगे इस आंदोलन को, मतलब कि अब इस आंदोलन का सारा काम हम करेंगे, जर्मनी को एक करने का काम अब हमारा है, ये हमारा जिम्मा है। तो बच्चे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये तस्वीर में आप जो देख रहे हो इस व्यक्ति का नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। ये कौन है मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। बेटा प्रशिया, ध्यान से सुनना, मैं प्रशिया की बात कर रहा हूं, मैंने नक्शे में आपको दिखाया था, ये जो है वो वहां के प्रधानमंत्री लगा लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं वो प्रशिया के राजा हैं विलियम फर्स्ट। देखो दोनों के बारे में बताया जा रहा है। प्रशिया ये वही जगह है जिन्होंने सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था कि जर्मनी का एकीकरण हम करेंगे। एक तरफ मोनार्की है, सैनिक है, और लैंड ओनर्स मिलकर रोक रहे हैं ना जर्मनी को एक करने के लिए, तो अब हम करके दिखाएंगे जर्मनी को एक। तो यहां पर आप जो देख सकते हैं, यहां पर ये प्रशिया का राजा है विलियम फर्स्ट, और ये उनका मंत्री है, प्रधानमंत्री, बड़े सबसे बड़े लेवल के मंत्री है ऑटो वन बिस्मार्क। तो यहां पर बात आती है हमारी कि भाई जर्मनी को एक करना है। पता है आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा होगा या फिर अभी छोटी पीछे में पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चंस में, ऑटो वन बिस्मार्क को ना जर्मनी की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए इन लोगों ने भाग ले लिया, इन्होंने कहा भाई हम करेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन तो ये दो लोग करेंगे, और प्लानिंग करना कि कैसे जर्मनी को एक करे, कैसे मोनार्कीज को, मिलिट्री को, लैंड ओनर्स को हराकर जर्मनी को एक किया जाए, वो सारी प्लानिंग करी थी ऑटो वन बिस्मार्क ने, मंत्री ने। राजा तैयारी और प्लानिंग नहीं करता, मंत्री करते हैं, मंत्री प्लानिंग करके दिखाते हैं, राजा साहब ये रही हमारी प्लानिंग, हमें इस तरीके से हमला करना है। इसीलिए ऑटो वन बिस्मार्क को बोला जाता है आर्किटेक्ट। जर्मनी को एक करने के लिए सारी प्लानिंग किसने करी थी, ऑटो वन बिस्मार्क ने। तो भाई यहां पर ऑटो वन बिस्मार्क ने और उनके राजा ने किस तरीके से हराया इन लोगों को। इन लोगों के पास अपनी खुद की सेना थी, है ना। इन लोगों ने 7 सालों तक युद्ध करा, 7 ईयर्स तक युद्ध किया, 7 सालों तक। और किस किस से, आपके डेनमार्क से किया, फ्रांस से किया, और आपका किया ऑस्ट्रिया से। इन तीनों से 7 सालों तक युद्ध किया गया, और यहां पे ध्यान रखना 7 सालों में 3 बार युद्ध किया गया। तो ऐसी यहां पर कुछ युद्ध हुए, और युद्ध होने के बाद आखिर में जीत हुई प्रशिया की, और आखिर में जीत हुई प्रशिया की, और प्रशिया ने जीतने के बाद जर्मनी को एक कर दिया, जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। अब भाई प्रशिया जीत गया इतने सालों बाद, तो प्रशिया ने क्या करा, एक मीटिंग, मतलब एक तरीके का ना जश्न मनाया जाता है, एक सेरेमनी जैसे वो नहीं होता जश्न, तो जश्न मनाया जा रहा था। सबसे पहले जश्न मनाया कहाँ जा रहा था वो देखो, ये जश्न मनाया जा रहा था वर्साइलीज में। और वर्साइलीज कहां पर आ रहा है, फ्रांस के अंदर, माने कि प्रशिया ने अपने दुश्मन को हराया, मतलब फ्रांस भी तो रोक रहा था इस सब के लिए, तो और बाकी देश भी तो मदद करवा रहे थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और आपका डेनमार्क जैसे देश, क्योंकि है ना ये लोग रोक रहे थे कि भाई नहीं जर्मनी को एक होने नहीं देंगे। तो फ्रांस को हराया, और फ्रांस की वर्साइलीज में, देखो ये कितनी कमाल की बात है, फ्रांस की वर्साइलीज इस जगह के अंदर मीटिंग पार्टी करी, जश्न मनाया। और जश्न में आप देख सकते हो ये रहा ऑटो वन बिस्मार्क, और ये रहा विलियम फर्स्ट, और ये ऑटो वन बिस्मार्क। और जश्न के बाद, इस जश्न के अंदर ही जर्मनी का नया राजा, जर्मनी का जो न्यू किंग था, उसे बना दिया आपका
यहाँ पर आप देख सकते हो विलियम फर्स्ट को। अब भाई जर्मनी के लोग कैसे मान गए इसे राजा बनाने के लिए? भाई देखो, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बोला ना विलियम फर्स्ट ने कि अब हम करेंगे। भाई इसने इतनी मदद करवाई, जर्मनी का एकीकरण करवाया, तो लोगों ने बोला कि हाँ भाई ये डिजर्विंग है, ये राजा बनेगा तो प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ साथ हमारी बातें भी सुनेगा, ठीक है। और याद रखना ये रहा ऑटो वन बिस्मार्क, देखो यहाँ पर मंत्री है उनका, तो आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। तो ये जश्न जो था वो वर्साइलीज में मनाया गया जीतने के बाद, और इसके बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया 1861 में हुआ था ये बच्चे, 1861 में, और हमारे विलियम फर्स्ट को पूरी जर्मनी का नया राजा घोषित कर दिया गया। और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में आता है, प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हमें बच्चे बताना है कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली जैसा देश कैसे एक हुआ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन का अपना एक इतिहास है। सेम उसी तरह बच्चे हम देख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली देश के यूनिफिकेशन का भी अपना ही एक बहुत बड़ा इतिहास है अपने में समाये हुए, तो जिसे मैं आज आपको डिटेल से बताता हूँ। बच्चे इटली के इलाके में अगर हम बात करें, हाँ हमारा 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली में हमारा ये कई सारी डायनेस्टी, अलग अलग साम्राज्य के लोग और हैब्सबर्ग साम्राज्य ने उसके ऊपर हुकूमत कर रखी थी। अब इटली के किन किन इलाकों पे किसने हुकूमत की थी मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे यहाँ पर क्या था, इटली को 7 भागों में बांटा गया था, ठीक है। याद रखना 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि ये जो नॉर्थ वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी का रास्ता, ठीक है, नहीं हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी इधर बच्चे। एक सेकंड आपको बताता हूँ। हमारे अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, नॉर्थ मतलब कि ऊपर की तरफ इटली की बात करूँ, तो यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की चलती थी, हैब्सबर्ग की, ठीक है। बीच अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ तो सेंट्रल पे चलती थी पोप की। उसी तरह बच्चे अगर मैं आता हूँ नीचे की साइड पे, और नीचे की साइड पे आपको लेकर अच्छे से आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं नीचे इसकी बात करूँ, नीचे साउथ की, तो यहाँ पर चलती थी आपकी बर्बन डायनेस्टी की चलती थी, बर्बन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर पोप का राज था सेंट्रल पे, और नॉर्थ पे था आपका हैब्सबर्ग साम्राज्य का राज, ठीक है बच्चे। तो अलग अलग साम्राज्य ने इटली को अपने अंडर में घेर रखा था। अब ध्यान से सुनिए, पूरे इटली के 7 भाग किए गए थे, 7 भागों में। एक तो ये आपका सर्दिनिया और एक आपका पिडमोंट, ये 2 इलाके थे यहाँ के प्रिंस, राजकुमार बोलूँगा मैं, अभी फ़िलहाल राजा नहीं बोल रहा। यहाँ के जो राजा थे राजकुमार थे विक्टर इमैनुअल, ये 2 इलाके उनके अंडर में थे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, पिडमोंट और सर्दिनिया, ये 2 इलाके हमारे प्रिंस राजकुमार के अंडर में थे। बाकी सारे इलाके को बाहरी ताकतों ने अपने अंडर में घेर लिया था। नॉर्थ का इलाका ऊपर का अगर आप देख सकते हो हैब्सबर्ग साम्राज्य ने घेरा है, सेंट्रल इटली का इलाका पोप के साम्राज्य ने घेर रखा है, और सबसे नीचे अगर हम बात करें हमारा 2 साइसलीज मतलब कि हमारा साउथ इटली को बर्बन साम्राज्य ने घेर रखा है। सब ने इन इलाकों पे अपना कब्जा कर रखा था। अब बढ़ते हैं आगे, देखो ध्यान से, इटली का राजकुमार जो है उसके अंडर में सिर्फ 2 इलाके हैं, एक तो हमारा नीचे वाला सर्दिनिया, एक ऊपर वाला पिडमोंट। ये आपका पिडमोंट है बच्चे, ये आपका सर्दिनिया। इसके इलाके में, प्रिंस के इलाके में सिर्फ 2 ही थे अंडर में, और प्रिंस का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब आपको बढ़ते हैं आगे। बच्चे इटली में क्या था, अलग अलग साम्राज्य के लोग रहते थे, आपने जैसा कि पढ़ा। यहाँ नॉर्थ की साइड में अगर मैं बात करूँ इस तरफ, तो यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ बीच सेंट्रल में, तो यहाँ पोप की हुकूमत थी। अगर मैं बात करूँ नीचे साउथ में, तो यहाँ पे बर्बन साम्राज्य की हुकूमत थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों सर्दिनिया की, ये सर्दिनिया है, और आपको पता होगा ये ऊपर पिडमोंट है। यहाँ पर यहाँ के इटली का राजकुमार विक्टर इमैनुअल सेकेंड, यहाँ पर इसकी चलती थी। तो इटली में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग लोगों का प्रशासन था, इसलिए यहाँ के लोग ना कभी एक भाषा नहीं बोलते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे। अब बच्चे इटली के यूनिफिकेशन के इतिहास में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला है आपका ग्यूसेप मजीनी, फिर आते हैं काउंट कैमिलो दे केवर, और आते हैं ग्यूसेप गैरीबल्डी। इनके बारे में ना नीचे भी लिखा हुआ है, सर ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेटा ग्यूसेप मजीनी के बारे में हर्ट लिखा हुआ है, ये बहुत दिल से सोचा करते थे। ग्यूसेप गैरीबल्डी स्वॉर्ड, ये काफ़ी गुस्सैल थे गैरीबल्डी, आप शक्ल से भी देख सकते हो थोड़ा एंग्री मैन लग रहे हैं, और ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया करते थे, ये युद्ध में बिलीव करते थे। अगर हम बात करें कैमिलो दे केवर की, ये ब्रेन लगाते थे, दिमाग लगा के इस्तेमाल करते थे कि कैसे चीज़ों को हासिल करना है। तो अब मैं बताता हूँ इन तीनों ने किस तरीके से क्रांति करी। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको
आपको बताऊंगा हमारे पहले क्रांतिकारी ग्यूसेप मजीनी के बारे में। बच्चे, ग्यूसेप मजीनी ये एक क्रांतिकारी थे और ये चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन करना। तो इन्होंने सन 1830 में इस चीज़ की पहल कर दी थी। इटली को एक करने के लिए सबसे पहले फैसला और कदम उठाया था ग्यूसेप मजीनी ने। ग्यूसेप मजीनी ने 1830 में एक बहुत ही सीक्रेट गुप्त सोसाइटी बनाई जिसका नाम था आपका यंग इटली। यंग इटली के नाम से ये सोसाइटी जानी गई। इस सोसाइटी के अंतर्गत ग्यूसेप मजीनी जगह जगह पर जाकर रात के अंधेरे में लोगों को अपने जुट में एक किया करते थे और चुपके से हमारे बर्बन साम्राज्य, हमारा हैब्सबर्ग साम्राज्य, हमारे पोप साम्राज्य से बच बुचाकर लोगों को अपने यहाँ क्रांति में, संघर्ष में अपने में शामिल किया करते थे। मगर इन्हें असफलता हासिल हुई सन 1831 में और सन 1848 में। दोनों बार इन्हें हार साबित मिली। इनको निराशा हाथ लगी और 1831 में भी ग्यूसेप मजीनी की हार हुई और 1848 में भी ग्यूसेप मजीनी की हार हुई, जिसके ज़रिए अब यूनिफिकेशन का जितना भी बोझ था सारा का सारा आ गया था हमारे प्रिंस पे, जो विक्टर इमैनुअल थे, विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब सारा का सारा यूनिफिकेशन का जिम्मा इनके ऊपर आ गया था। और विक्टर इमैनुअल सेकंड कोई राजा नहीं थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे। और ये कहाँ पे राजकुमार थे? एक तो पिडमोंट पे, एक सरदीनिया पे। ये दो इलाके इनके अंडर में थे। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर था कि ऊपर से भैया हैब्सबर्ग साम्राज्य को हटाना है, बीच में से पोप को हटाना है और सबसे नीचे से आपका वो हटाना है, क्या आपका बर्बन साम्राज्य को। क्योंकि हमारा ग्यूसेप मजीनी तो कर नहीं पाया। 1831 में भी हार मिली, 1848 में भी हार मिली। अब सारा का जिम्मा जो था वो किसके ऊपर आ गया था? तो सारा का सारा जो जिम्मा था यूनिफिकेशन का वो आ गया था विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि राजकुमार है, उसके कंधों पे आ गया था। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड ने सोचा कि अब पूरी इटली को एक मैं करूंगा, हैब्सबर्ग साम्राज्य को, पोप को और नीचे से बर्बन को, इन सबको उखाड़ फेंकना है। तो इसके लिए अब हमारी कहानी पे एंटर करते हैं हमारे काउंट कैमिलो दे केवर। ध्यान से इनका तस्वीर देखिए, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। इनका नाम है काउंट कैमिलो दे केवर। बच्चे ये बड़ा दिमाग लगा के, बड़ा टैलेंट लगा के चीज़ों को करते थे। इन्होंने क्या करा, बड़ी शांतिपूर्वक, ध्यान सुनना, काउंट कैमिलो दे केवर ने क्या, इन्होंने ना बच्चे, इन्होंने बड़ा ही गुप्त तरीके से, इन्होंने बड़े गुप्त तरीके से, बहुत ही प्यारी तरीके से लोगों को अपने साथ एक किया, बिना किसी को पता करे। जैसा ग्यूसेप मजीनी ने किया था, इन्होंने भी करा। ये ना एक्चुअली क्या हुआ बच्चे, इनके बारे में आपको बताऊं, ये इन लोगों ने सारे लोगों को एक किया। मतलब वहाँ की जितने भी इटली के लोग थे, जो कुछ लोग ऊपर की साइड पर आपको पता होगा ना, हैब्सबर्ग साम्राज्य ने लोगों को हुकूमत करके, बीच में आपका पोप ने, सबसे नीचे आपका बर्बन ने। तो ये हर जगह पर जा जाके लोगों को, मोस्टली पोप के इलाकों में और ऊपर के इलाकों में, ये उन दोनों इलाकों में जाकर ये लोगों को कन्विंस करते थे चुप चुप के कि भैया आप क्रांति के लिए आवाज़ उठाओ। हमारे इस पूरे इटली पे देखो, देख सकते हो, हमारे इस पूरे इटली पे जो हमारा खुद का राजकुमार है, उसके अंडर पे बेचारे पे दो ही इलाके हैं। एक है आपका सरदीनिया, एक है आपका पिडमोंट, ये दो इलाके हैं। बाकी यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य ने घेर रखा है, बीच में पोप ने अपना जो कब्जा कर रखा है, सबसे नीचे आपका बर्बन साम्राज्य ने अपना कब्जा कर रखा है। तो ये जो हमारे ये थे ना, ये काउंट कैमिलो द केवर, इन्होंने हैब्सबर्ग के साम्राज्य में और आपका पोप के साम्राज्य में जाकर लोगों को कन्विंस किया, इन्होंने लोगों को मनाया कि भैया हमें अपने राजकुमार की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारी इटली में बाहरी ताकतें आकर राज कर रही है, इससे बेहतर तो हमारा जो खुद का राजकुमार है वो राज करेगा। तो इन्होंने हैब्सबर्ग के साम्राज्य में और पोप के साम्राज्य में जाकर लोगों को एक किया। अब इसी का फायदा उठाते हुए बच्चे युद्ध हुआ। और युद्ध करा किसने, मैं आपको एक बार बताता हूं, ध्यान से देखो, डायग्राम में देखना आप लोग। आपको पता है यहां पर मैंने आपको बताया था विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि यहाँ के बहुत बड़े राजकुमार थे, सरदीनिया और पिडमोंट उनके इलाके में था। तो यहां पर आपका प्रिंस हो गया, प्रिंस ने आपका हैब्सबर्ग साम्राज्य पे भी हमला करा, यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी, और पोप पे यहाँ पर था, और इन्होंने पोप पर भी हमला करा। राजकुमार ने क्या करा, हैब्सबर्ग साम्राज्य पे हुकूमत करने के लिए, इनको हटाने के लिए यहाँ पर हमारे नॉर्थ इटली पे हमला बोला, और सेंट्रल इटली में से पोप को हराने के लिए यहाँ पर हमला बोला। अब क्या था, यहाँ की आम जनता को पहले से ही काउंट कैमिलो दे केवर जो थे वो अपने कंट्रोल में ले चुके थे। जब राजकुमार ने हैब्सबर्ग साम्राज्य पे हुकूमत करने के लिए, इनको भगाने के लिए यहाँ पर हमला बोला, तो इस इलाके की जो आम जनता थी उन्होंने सपोर्ट किया इसका, और इसको बोला निकल चल यहाँ से। सेम यहाँ पर भी सेंट्रल यूरोप में भी हुआ, सेंट्रल इटली में भी यही हुआ। जब प्रिंस ने, राजकुमार विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर हमला किया, तो भी पोप को हार माननी पड़ी, क्योंकि यहाँ की आम जनता ने भी राजकुमार का साथ दिया।
तो इस तरीके से युद्ध के बाद आपको पता होना चाहिए, युद्ध के बाद क्या हुआ, हमारा ऊपर का नॉर्थ इटली और बीच का सेंट्रल इटली आज़ाद हो गया। नॉर्थ इटली से हैब्सबर्ग साम्राज्य को उखाड़ फेंका और नीचे, सॉरी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सेंट्रल इटली में से आपका पोप को उठा दिया। अब बारी थी बच्चे हमारी, देखो अब हमारा देखो कौन कौन सा कब्जा, ये कब्जा सर्दीनिया, ये आपका पिडमोंट, ये आपका नॉर्थ इटली, ये आपका सेंट्रल इटली, ये सब आ गया था हमारे प्रिंस विक्टर इमैनुअल सेकंड के कब्जे में। और काउंट कैमिलो द केवर ने कितना अच्छा काम किया बच्चे, काउंट कैमिलो द केवर ने क्या किया, हमारे नॉर्थ इटली और सेंट्रल इटली के लोगों को कन्विंस किया, उन्हें मनाया कि राजकुमार की मदद करिएगा, जब राजकुमार आपके इलाके में आकर हमला बोलेंगे तो आपको राजकुमार का साथ देना, हमारे असली राजकुमार का। तो बच्चे अब आती है बात, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड की तस्वीर दिखा दी जो राजकुमार थे। बच्चे अब मैं ना आपको एक और क्रांतिकारी के बारे में बताता हूँ जिनका नाम था आपका ग्यूसेप गैरीबेल्डी। ग्यूसेप गैरीबेल्डी एक क्रांतिकारी थे और ये एक योद्धा थे। ये ना मैंने आपको इनकी तस्वीर दिखाई थी, उसमें दिखाया होगा आपको, ये स्वॉर्ड करके तलवार दिखाती, ये युद्ध में बहुत भाग लेते थे। तो इनका क्या था, ग्यूसेप गैरीबेल्डी भी क्रांतिकारी थे और इनका भी एक ही मकसद था, पूरी इटली को एक करना है। मगर ये ना थोड़े आक्रोशक टाइप के थे, ये युद्ध करने में बिलीव करते थे। इनके साथ हमेशा काफिला होता था सैनिकों का, बहुत सारे सैनिक इनके साथ होते और ये काफिले में घूमते थे, ट्रूप में, इनका एक अपना ट्रूप होता था, काफिला होता था, बहुत सारे लोग घोड़ों में सवार होकर ऐसे जाते थे। अब ग्यूसेप गैरीबेल्डी को जैसे ही पता चला कि हमारे राजकुमार ने सेंट्रल को छुड़ा लिया है, नॉर्थ को छुड़ा लिया है और सर्दिनिया पिडमोंट तो पहले से उनके कब्जे में थे, तो ग्यूसेप गैरीबेल्डी ने बिना देर किए, जो बर्बन साम्राज्य नीचे साउथ इटली में कब्जा करे बैठा हुआ था, ग्यूसेप गैरीबेल्डी ने लोगों को अपने साथ शामिल किया और दंगा करते हुए बर्बन साम्राज्य की ओर हमला कर दिया। और बर्बन साम्राज्य भी ग्यूसेप गैरीबेल्डी से हार गया युद्ध में। बेटा 1860 में किया था ये हमला। सन 1860 में क्या हुआ था, हमारा ग्यूसेप गैरीबेल्डी क्रांतिकारी ने अपनी सारी सेनाओं के साथ, वॉलंटियर्स, नए नए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दंगे करते हुए ये नीचे साउथ इटली में गए और बर्बन साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंका। और 1860 में ये ग्यूसेप गैरीबेल्डी ने हमला किया और बर्बन साम्राज्य को उखाड़ना और उसको यहाँ से हटाना आसान इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की आम जनता ने भी ग्यूसेप गैरीबेल्डी का साथ दिया, क्योंकि उन्हें पता था ग्यूसेप गैरीबेल्डी इन बाहरी ताकतों को निकाल के हटाएगा और उसके बाद इस पूरी इटली का राजा किसको बनाया जाएगा, इस पूरी की पूरी इटली का नया राजा बनेगा आपका विक्टर इमैनुअल सेकंड। और सन 1861 में जब पूरा इटली एक हो गया, सन 1861 में विक्टर इमैनुअल को यहाँ का किंग घोषित कर दिया। बच्चों देखो सबने अपनी मदद करी भाई, सबने अपना करा। ग्यूसेप मजीनी ने शुरुआत करी, बेचारा हारा, फिर काउंट कैमिलो द केवर ने दिमाग लड़ाया, नॉर्थ इटली और नीचे की सेंट्रल इटली को आज़ाद करवाया और राजा ने हमला भी करा था। और फिर ग्यूसेप गैरीबेल्डी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, आक्रोशक व्यक्ति था यार ये तो ग्यूसेप गैरीबेल्डी, तो उन्होंने क्या करा, नीचे साउथ इटली को आज़ाद करवा दिया। इस तरीके से जब पूरा इटली आज़ाद हुआ तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को यहाँ का नया राजा बना दिया। Question number 3. Give a brief description of the revolt led by the Silesian weavers in 1845. सन 1845 में साइलेशियन वीवर मतलब बुनाई करने वाले मजदूर, इन लोगों ने क्रांति करी। क्यों? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, साइलेशियन वीवर्स ने, यहाँ के जो वीवर बुनाई वाले थे, इन्होंने क्रांति क्यों करी? बच्चे इन्होंने क्रांति करी थी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, मतलब जो ठेकेदार होता है। क्यों? क्योंकि ठेकेदार क्या करता था, ठेकेदार इनको ना कॉन्ट्रैक्ट देता था इन लोगों को। ठेकेदार कहता था कि भैया तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, धागा दे रहा हूँ, तुम सिल के कपड़े बनाओ, और इनसे दबा के काम करवाता था। मगर इन्हें उतनी दिहाड़ी, इनकी मजदूरी नहीं मिलती थी जितना ये लोग डिजर्व करते थे। और इस सब चीज़ों से परेशान होकर वीवर्स एक दिन तंग आ गए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भैया हम क्रांति करेंगे और हम क्रांति करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। ये गलत करता है, ये हमसे दबा के काम करवाता है, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए वो लेकर आता है कॉन्ट्रैक्ट, हमसे काम करवाता है, लेकिन हमें मजदूरी उतनी नहीं देता। इसीलिए बच्चे सारे के सारे जो वीवर्स थे वो 4 जून को इकट्ठा हुए। 4 जून 1845, ये 4 जून 1845 को सारे वीवर्स, साइलेशियन के जितने भी बुनाई वाले थे, सारे लोग आपस में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर ये क्रांति करते हुए, लोगों को इकट्ठा करते हुए, मार्च करते हुए, मतलब नारेबाजी, धरना लगाते हुए सीधा पहुंचे कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन में, कॉन्ट्रैक्टर की हवेली के बाहर। अब ये हवेली के बाहर जाकर क्या कर रहे थे, ये लोग सारे मजदूर ना नारेबाजी कर रहे थे और बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्टर साहब हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। अब भाई नहीं दे रहे तुम इतनी दिहाड़ी तो भाई जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी ये जो मजदूर है परेशान हो जाएंगे। तो मजदूरों को इस तरीके से ऐसा करता था, कॉन्ट्रैक्टर बाहर आकर उन्हें मनाने की जगह
गुस्सा करने लगा। और ये चीज़ देखो, कॉन्ट्रैक्टर का फेस दिख रहा है, ये गुस्सा मजदूरों को बड़ा बेकार लगा। मजदूरों ने कहा भाई यार, एक तो हम नारेबाजी धरनेबाजी कर रहे हैं और हमें शांत करवाने की जगह पर ये बाहर निकल के गुस्सा कर रहा है हम पे कॉन्ट्रैक्टर। और ऐसा चीज़ देखकर जो मजदूरों की भीड़ थी वो आंख बबूला हो गई, और आंख बबूला होकर हमारे जितने भी बाहर व्यूवर्स थे उनका एक ग्रुप इनकी हवेली में के अंदर, इनकी कोठी में घुस गया। कई लोगों ने, मजदूरों ने वो जो ठेकेदार के घर के शीशे तोड़ दिए और इनके फर्नीचर्स तोड़ दिए, प्रोक्लेन महंगे महंगे कप ग्लास तोड़ दिए। ये सब चीज़ देखते हुआ एक दूसरा व्यूवर्स का ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुस गया। एक तो बंगले में घुसा, एक स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस में जितने भी कपड़े पड़े हुए थे, जितने भी कपड़े बन के रेडी पड़े हुए थे, होता ना धागे, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, मजदूरों को धागे देता था, मजदूर उस धागे से कपड़ा सिल कर देते थे। तो जितने भी कपड़े बने हुए थे मजदूर ने सारे कपड़े फाड़ दिए, सारे कपड़े फाड़ के तहस नहस कर दिए। और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली के साथ डर गया कि यार ये लोग कहीं मेरी भी जान ना ले लें, और ये भागा अपने पड़ोस के गांव में। लेकिन गांव में अफसोस किसी ने इसको पनाह नहीं दी, क्योंकि आस पड़ोस के गांव वाले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते थे कि वो कितना घमंडी और कितना बेकार इंसान है। यहाँ से जैसे तैसे बचते बचाते वो किसी आर्मी के पास गया, और 1 घंटे बाद वो वापस लौटा दोबारा अपनी हवेली पे, आर्मी की पूरी सेना लेकर। और सेना लेकर जवाबी कार्रवाई पे उसने वीवर्स पे गोलियां चलवाई, जिसमें 11 वीवर्स मारे गए। तो ये थी बच्चे 1845 की क्रांति, जो आपका वीवर्स ने करी थी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ।